हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें आपको पता है एक के बाद एक इंडक्टेंस लगेगा। कैसे लगेगा चलिए देखिए इस स्क्रीन पर। कुछ इस तरीके से हम अगर इंडक्टेंस को लगाते हैं तो हम इस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज ये L1, ये L2 और ये L3। तो आई होप कि आपको इसका डायग्राम क्लियर हो गया होगा। थोड़ा थ्योरेटिकली देख लीजिए, मैंने चीजों को काफी डिटेल में इंक्लूड किया है। सो इफ टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2, यानी कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। ओके, तो ये L1 और L2 दो कॉइल है जो कि आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। हैविंग म्यूचुअल इंडक्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसा कि आप देख रहे हो ये डायग्राम में आपको काफी क्लोज दिख रहे हैं, सो मैं इसको फार अवे का एग्जांपल बना देता हूं। सो आपके दो इंडक्टेंस आपस में काफी दूर कनेक्टेड है। सो L1 से L2 काफी दूर कनेक्टेड है। और एक चीज इंपॉर्टेंट, इसकी जो डायग्राम है बच्चों ऐसे ही बनाने का। देखिए ये करेक्ट वे है, रॉन्ग वे क्या होता है ये। आई होप कि आपको रॉन्ग वे समझ गया होगा। सो ये रॉन्ग वे है, इस चीज को ध्यान में रखिए। तो छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत काम की चीज है। तो आगे बढ़ेंगे तो यहां पे क्या कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है और दोनों के दोनों इंडक्टेंस आपस में कैसे हैं? काफी दूर है। सो दैट द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन देम इज नेग्लिजिबल, देन नेट सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू LS इक्वल टू L1 प्लस L2। और अगर हम बात करें कि दोनों आपस में कैसे हो? काफी पास में हो। अगर दोनों आपस में काफी पास में हो, यहां पे क्या था? दोनों आपस में काफी क्या थे? दूर थे। सो यहां पे फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल, यानी जीरो के आसपास। और यहां पे आप देख सकते हो, आप बोलेंगे पास में तो नहीं है, तो देखिए इससे भी ज्यादा पास हम बना सकते हैं। ओके, सो यहां पे आप समझ लीजिए कि दोनों इंडक्टेंस काफी हैं क्लोज टू ईच अदर। L1 एंड L2 क्लोज टू ईच अदर। और यहां पे अगर मैं बात करूं फार अवे की, सो L1 एंड L2 फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सो ये आप डायग्राम भी सीरीज में बना सकते हो, ठीक है। तो सीरीज में आप ये डायग्राम बना भी लिए तो भी चलता है। सो L1 L2 फार अवे फ्रॉम ईच अदर, और यहां पे क्या है? L1 L2 वेरी क्लोज टू ईच अदर। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे और फॉर्मूले को देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? LS इक्वल टू L1 प्लस L2। एक्स्ट्रा का आपको म्यूचुअल इंडक्शन यहां पे ऐड करना पड़ेगा, दो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक का M है, दूसरे का भी M मान के चलिए। सो या तो प्लस या तो माइनस। सो फॉर्मूला आपके सामने है। नंबर 1, L1 एंड L2 फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो क्या होगा? डायग्राम से समझ लेते हैं। L1 और L2 आपस में बहुत दूर है, तो क्या म्यूचुअल कांटेक्ट कर पाएंगे? क्या आपस में मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। बोले तो म्यूचुअल इंडक्शन नियरली इक्वल टू क्या होगा? जीरो। ओके, सो LS इक्वल टू क्या हो जाएगा? LS इक्वल टू L1 प्लस L2। आई होप क्लियर हो गया। नंबर 2 की बात करता हूं। L1 और L2 आपस में कैसे हैं? वेरी क्लोज। कैसे हैं? वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो डायग्राम से भी आप इमेजिन कर सकते हैं। डायग्राम देख लीजिए। तो L1 और L2 आपस में बहुत पास में है, तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा। कितना होगा? प्लस माइनस ट्वाइस M के बराबर। तो म्यूचुअल इंडक्शन अब जीरो तो नहीं है। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? LS इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस ट्वाइस M। सो ये आपका फॉर्मूला बनता है, आप नोट कर लीजिए आपके कॉपी में। नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा आपका पैरेलल का। इफ टू सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 क्या होगा? नंबर 1, हम नंबर 1 पढ़ेंगे फार अवे के लिए। सो फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो फॉर्मूला सिंपल रखेंगे हम। यहां पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/LP इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। और इसको आप सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/LP इक्वल टू L1 इंटू L2, ऊपर जाएगा L2 प्लस L1 और बाद में ऐसा बन जाएगा। सो ये फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो, बस याद रखिएगा फार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। यानी एक अगर इंडक्टेंस ऐसा है, सो दूसरा इंडक्टेंस क्या है? उससे बहुत दूर है। सो यहां पे इनका म्यूचुअल लगभग ना के बराबर होगा। सो L1 और L2 के आपस में म्यूचुअली कांटेक्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। सो इनका म्यूचुअल इंडक्शन नियरली इक्वल टू जीरो। सो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो टॉपिक किस पे रहेगा? वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो वेरी क्लोज टू ईच अदर में क्या रहेगा? देख लीजिए डायग्राम को, इमेजिन कर लीजिए क्या होगा। एक आपका L1 होगा और एक आपका क्या होगा? L2। दोनों के दोनों काफी पास में है। सो पास में होने के कारण आपस में म्यूचुअली कांटेक्ट कर पाएंगे, जिसके कारण आपका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बस ध्यान में रखिए जो एक्स्ट्रा चीज यहां पे ऐड हुई है, प्लस माइनस
ट्वाइस एम और यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर। अभी कैसे आया इसका कोई डेरिवेशन नहीं, बस आप फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। आपके स्टेट बोर्ड में सिर्फ इतना ही है, ठीक है, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताया, अगर पेपर में आ गया तो बच्चों ये आ जाता है और एग्जाम में फिर वही होता है, जो पढ़ते हैं वो एग्जाम में नहीं आता, ऐसी आपकी कंप्लेन रहती है। सो आपकी कंप्लेन नहीं रहेगी, यहां पे मैंने हर एक टॉपिक को डिटेल में और अच्छे से आसानी से कवर किया है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर और एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो देखिए ये नया टॉपिक है, इस साल ऐड किया गया है, सिलेबस अपडेट किया गया है। तो इस पे क्वेश्चन कुछ ऐसे बन सकता है, शो दैट सेल्फ इंडक्टेंस, मैं सिंबल लिख रहा हूं बट पूरा नाम आपको बता रहा हूं, शो दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट plays the same role as played by mass in mechanical motion। सो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से बन सकता है, पेपर में आ भी सकता है, नया अपडेट हुआ है सिलेबस में तो ये तो पढ़ना चाहिए। तो चलिए ठीक है, इसके ऊपर मैं डेरिवेशन आपको पढ़ा देता हूं। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जैसे जैसे सर्किट में करंट बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, है ना। जैसे जैसे सर्किट में करंट इंक्रीज होगा तो सर्किट में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा जो उसको अपोज करेगा। तो आपको ये तो पता चलेगी करंट बढ़ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ उसको अपोज कर रहा है, मतलब इंड्यूस ईएमएफ नहीं चाहता है कि करंट बने या तो बढ़े। ओके, सो छोटी सी बात बताता हूं, करंट अगर बढ़ता है बोले तो चार्ज के फ्लो होने से, और यहां पे बात आ रही है करंट को रोकने की, बोले तो चार्ज को रोकने की। तो मैं यहां पे जो लिख रहा हूं उस चीज को समझिएगा, वर्क हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, चार्ज को पुश करने के लिए, चार्ज को फ्लो होने के लिए। बात समझ में आ गई। सो वर्क विल, और इसको कोई अपोज कर रहा है उसका नाम इंड्यूस ईएमएफ है। तो मैं बता रहा हूं यहां पे चार्ज पे वर्क हो रहा है लेकिन इंड्यूस ईएमएफ उसे अपोज कर रहा है, यही स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। सो वर्क विल हाउ टू बी डन, इज टू बी डन लिखो या तो हाउ टू बी डन, बढ़िया स्टेटमेंट है, अच्छे से याद रखिए। वर्क विल हाउ टू बी डन in order to establish magnetic field, establish the flux, ठीक है, magnetic flux associated with steady current, जिसको मैं यहां पे I बोल रहा हूं, I नॉट ले सकते हो, I ले सकते हो, जो भी आपको लेना ले सकते हो। इन द सर्किट मैं तो I ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंबल बदलते रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब छोटी सी बात यहां पे मैंने आपको बताई कि वर्क अपोज कर रहा है, दिस वर्क डन इज अपोजेस बाय, ठीक है, दिस वर्क डन इज अपोजेस बाय स्मॉल ई। तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब यहां पे माइनस का साइन आएगा। तो ये जो भी वर्क डन हो रहा है, ये कौन अपोज कर रहा है, ई, यानी कि ई अपोजेस आई। अगर ई अपोज कर रहा है आई को, यानी कि ई अपोज किसको कर रहा है, चार्ज को। सो लिखेंगे, फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला देखिए, दिस वर्क डन इन मूविंग चार्ज अगेंस्ट द डी क्यू, दिस ईएमएफ इज दिस। ओके, देखिए यहां पे पीटी वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी क्यू, सबको पता है वी ये वोल्ट में रहता है, पोटेंशियल है। सो ई लगा सकता हूं, ई मतलब क्या, ईएमएफ, ये भी तो क्या रहता है, वोल्ट में रहता है। तो फॉर्मूला टेंशन लेने का ना है, यही है, बस वोल्ट की जगह पे दूसरा आ गया है, यहां पे वोल्ट का वी था, यहां पे वोल्ट का स्मॉल ई है। सो ये हो गया डब्ल्यू। छोटा सा वर्क डन होगा सबसे पहले, तो छोटा सा चार्ज पुश होगा, डन। और आपको पता है इस चार्ज को पुश करने के लिए ये अपोज करता है, बोले तो ये इसको पुश होने देता नहीं है। चार्ज मतलब वही है, करंट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का यहाँ पे। अगर मैं बोलता हूं कि स्मॉल ई अपोज करता है करंट को, तो स्मॉल ई अपोज करता है चार्ज को, करंट को बनने देता नहीं है, यानी कि चार्ज को वर्क करने देता नहीं है, ठीक है। देखिए, तो यहां पे माइनस साइन आपको समझ गया होगा, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि डी क्यू के अगेंस्ट ईएमएफ है। ओके,
सो आपको पता है स्मॉल ई मतलब क्या होता है, हमने पढ़ के रखा है। स्मॉल ई इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। हमने पढ़ा था लेंस लॉ, लगाया था माइनस। क्यों लगाया था माइनस, बिकॉज ई अपोजेस आई। डन, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं आप फॉर्मूला आपके सामने है। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये वैल्यू हमने पुट की। क्या वैल्यू हमने पुट की, देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हुआ, माइनस ई इंटू डी क्यू। सबको पता है ई की जगह पे क्या आएगा, ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। जैसे मैंने वैल्यू पुट की तो क्या हुआ, माइनस ई हट गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, माइनस ऑफ माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। डन, ओके। तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस डी आई बाई डी टी, ये बन गया डी क्यू। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिराइव किया है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। यानी माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हुआ, प्लस। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि मैंने क्या लिखा है, सिंप्लीफाई किया है, डी आई डी क्यू को साथ में लिखा है, पर हमें पता है डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आई। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आई होता है। सो मैंने लिख दिया डी क्यू बाई डी टी की जगह पे आई। ओके, सो सिंपल तरीका है। अब ध्यान दीजिए कि अगला जो स्टेप है आपका, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पहले करंट कितना था, जीरो था। पहले करंट जीरो था, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले इनिशियल करंट क्या था, जीरो, बाद में करंट फुल हो गया इनिशियली, और फाइनली करंट इतना है। सो क्या मैं बोल रहा हूं, इस बात को समझना चाहिए, ठीक है। सो देखिए इस ब्लैक स्क्रीन पर, सो इनिशियली क्या हमारे पास कुछ करंट था क्या, नहीं। इनिशियली करंट हमारे पास था ही नहीं, करंट तो हमें बनाना है हमें अभी। सो इनिशियली करंट नहीं है, और फाइनली करंट क्या होना चाहिए, फाइनल, इनिशियल और ये फाइनल। तो फाइनल करंट क्या होगा, फाइनल करंट आई के बराबर होगा। सो इनिशियल करंट क्या है, जीरो है, ऐसा भी मैं लिख सकता था करंट, ठीक है। और यहां पे भी करंट, कंफ्यूज नहीं होना, ये सब चीजें आपको समझना चाहिए। आया ने करंट होता, फिर बोलेंगे सर करंट इक्वल टू करंट लिख दिया आपने, ऐसा नहीं है। मैं वर्ड में जो बोल रहा हूं उसको सिंबल में लिख रहा था, सिंबल में आए बोलते हो करंट को, ठीक है। तो देखिए इस चीज को मैं यहाँ पे फिर से एक ब्लैक स्क्रीन में बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं। देखिए फिर से एक बार, इनिशियली आपके पास करंट कितना था, इनिशियली करंट कितना था, कुछ भी नहीं था ना। और फाइनल करंट कितना होने वाला है, फाइनली जो करंट रहेगा आपके पास पूरा ही तो होगा, टोटल आई करंट होगा, तो कितना होगा, आई। सो आपके पास जो लिमिट लगेगी, इनिशियल लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट फाइनल करंट इज आई। और आपको पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होने वाला है, डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, अब भी पढ़ाया था मैंने, एल इंटू आई इंटू टी आई। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब क्या, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन हो गया इसका। तो मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ कुछ। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होता है, क्यू। इंटीग्रेशन ऑफ क्यू भी लिख सकते हो आप, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा, एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होगा, वाई। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा, स्मॉल टी। अब लिमिट लगा के आप इसको कैपिटल टी भी बना सकते हो, फिलहाल के लिए देखो डब्ल्यू हो जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा। एल कांस्टेंट होता है, एल बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, जीरो से लेकर आई तक, आई के साथ डी आई इंटीग्रेट हो जाएगा। तो बचेगा डब्ल्यू इक्वल टू एल, और ये आई का क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाय 2, खत्म हो गया। लिमिट लगी तो प्लस सी तो आने वाला नहीं है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। आपको पता है जिन बच्चों का इंटीग्रेशन है, जिनका मैथ्स है, उनको ये चीजें समझती है, और नहीं समझती है तो मैंने 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया था मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हमने देखा था डेरिवेशन और इंटीग्रेशन। अगर नहीं देखा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, जो कि SV मिश्रा के नाम से है, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो क्या आ जाएगा, 1/2 एल आई स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। सो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। और दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। देख लीजिए डायलॉग बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, देखिए यहां पे डायलॉग क्या है, दिस वर्क डन, यही वर्क डन एनर्जी होता है, हमको पता है यही वर्क डन एनर्जी होता है, तो लिखना पड़ेगा कंजर्वेशन के हिसाब से। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोलेंगे, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है। सो मैंने लिखना है, क्या लिखना है, देखिए U इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर। ये सिमिलर है फॉर्मूला आपका, आप देख सकते हो ये फॉर्मूला U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ये कहां से आया सर, ये आया कैपेसिटर के टॉपिक से। सो आप रेफर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं एक बार कंपेयर कर दूंगा
अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक पे इन सब चीजों को कंपेयर कर दूंगा। ये है कैपेसिटर की कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, और ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब मैग्नेटिक में पढ़ रहे हो तो बी लगा दो, खत्म बात, ठीक है। देख लीजिए इस चीज को। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है, यहां पे यही चीजें बताई गई है, ठीक है। ओके, सो बी लगाओ नहीं लगाओ चलता है। पोटेंशियल एनर्जी, इस चीज को ध्यान में रखिए। दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और आपको मैंने फ्लक्स लिंकेज की कहानी बताई थी मैंने, सो वही फ्लक्स लिंकेज है यहाँ पे, इसको ध्यान रखिए, कैपिटल आई है, ठीक है। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, टाइपिंग में मेरे गलती हो गई है, यहाँ पे स्मॉल रख दिया मैंने, कैपिटल आई रखना चाहिए था। सो फ्लक्स लिंकेज क्या होता है उस बात को देखते हैं। तो फ्लक्स लिंकेज हमें पता है क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज N × phi, बट हमने पढ़ के रखा है, हमने क्या पढ़ा है, N phi = L × I। इसी को हम यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, U = 1/2 LI²। तो I² मतलब I × I। सो LI की जगह पे हम कुछ डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, डाल दीजिए, फॉर्मूला आपका नया बन जाएगा 1/2, ओके, 1/2। अब ये N phi डाल दो, N phi I, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ऐसा भी लिख सकते हो, N phi I भी आ गया, आंसर डन। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये तो मुझे बताना था आपको एक्स्ट्रा के टर्म में, बट बता दिया, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब मैं कुछ और बताता हूं आपको, ठीक है। नोट कीजिए इस चीज को। अगर इसके बाद का जो भी स्टेप हो नंबर डाल दिए। अगर यहां पे जो I की वैल्यू है अगर 1 हो जाए, ठीक है, अगर I की वैल्यू यहां पे क्या हो जाए 1, तो ये वर्क डन क्या होगा, देयरफॉर W = देख लीजिए, आपके पास पता है, यहां पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, 1/2 LI²। यही वर्क डन एनर्जी भी है, ठीक है। तो I की वैल्यू अगर 1 हो गई तो L/2, यानी आपका वर्क डन क्या हो जाता है, यानी आपका L क्या हो जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ वर्क डन। क्लियर हो गया। मैं कुछ नया बताना चाहता हूं आपको, न्यूमेरिकली इतना ही आएगा, आपका ट्वाइस लैम्डा बनेगा। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, हेंस क्या बोल सकता हूं बताइए, हेंस सेल्फ इंडक्टेंस, क्या बोलेंगे, हेंस सेल्फ इंडक्टेंस क्या होना चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होना चाहिए, ट्वाइस द वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद यूनिट करंट इन द सर्किट। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, फिर से ध्यान से सुनिए। Hence self inductance of a circuit is numerically equal to कितना होना चाहिए, numerically equal to twice of work done, इतना लिखा तो भी चलेगा, या फिर twice of work done in establishing the magnetic flux associated with a circuit with unit current, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ेंगे तो और देखेंगे कि हमको क्या क्या पता चला है। This work done W will represent the energy of the circuit, so therefore energy, इसी चीज को मैं यहां पे लिख दूंगा, energy of circuit, W लिखा है चलेगा, एनर्जी भी लिखे तो भी चल जाएगा। तो एनर्जी ऑफ सर्किट क्या होगा, 1/2 LI²। सो W = U = 1/2 LI²। डन। बट मैंने मैकेनिकल एनर्जी की अगर बात करनी है तो इसके नीचे लिखता हूं मैकेनिकल एनर्जी, बट क्या, मैकेनिक्स आ गया इसमें। सो मैकेनिकल एनर्जी जब भी कभी बोलो तो उसको सीधा सीधा बोलो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। सो आ जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। देख लीजिए यहाँ पे आप इस चीज को कंपेयर कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया वो मास की जगह पे यहाँ पे L है और वेलोसिटी की जगह पे करंट है, बस यही कंपेयर करना था। सो मैं इसको इक्वेशन बोल देता हूं 1, ठीक है, इसको इरेज करके इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, सो ये है इक्वेशन 1 और ये है आपका इक्वेशन 2। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, it can be found that, यहां लिखता हूं, it can be found that, देखिए it can be found that क्या found that
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट प्लेज द सेम रोल, प्लेज द सेम रोल किसमें 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 किसकी कंपैरिजन में? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोल सकता हूं, अरे मास को इनर्शिया में कंपेयर कर रहा हूं मैं, एज प्लेड बाय मास, मास भी इनर्शिया में ही आएगा, लेकिन ये इनर्शिया की बात करेंगे तो यहां पे किसको लेंगे? एल को, ठीक है, इन मैकेनिकल मोशन। तो आप कंपेयर कर लीजिए इन चीज को, फिर से एक बार कंपेयर करेंगे। सो एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू एनर्जी लिख लेते हैं, वर्क डन इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर, और मैकेनिकल में बात कर रहे हैं, मैकेनिकल में तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। इसका मतलब ये कंपेयर हो गया है, यहाँ पे इनर्शिया L होता है और यहाँ पे m होता है। डन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी थ्योरी भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम पे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आपने ये लिया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये होता है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है 1/2 LI स्क्वायर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर। ये थ्योरी आप खुद से भी रेफर कर लीजिए तो भी चलेगा। ये होता है आपका मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक की, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो ये कंपैरिजन थ्योरेटिकली मैंने दिया है, बहुत सारा है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सो अभी मैं इसको इरेज करता हूं, आप इस चीज को थ्योरेटिकली पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मुझसे पूछिए, मैं आपको बताने के लिए ही बैठा हूं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, दैट इज अ कपलिंग फैक्टर, ठीक है। दोनों का नाम देख सकते हो, दोनों का सिंबल एक ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है। और या फिर आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि रिलेशन बिटवीन कैपिटल M, L1 एंड L2। अब ये जो टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 283 में, ओके। सो ये आपको टेक्स्ट बुक में ढूंढ लेना है, ये टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, तो मैं पेज नंबर भी डाल दूंगा नेक्स्ट टाइम से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या होता है बच्चों, सबसे पहला काम थ्योरी देख लीजिए। द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज मेजर ऑफ द पोर्शन ऑफ फ्लक्स दैट रीचेस कॉइल 2 विच इज इन द विसिनिटी ऑफ कॉइल 1। विसिनिटी मतलब उसके आसपास, अब ये इंग्लिश में है तो थोड़ा सा मैं इसको हिंदी में बताता हूं। सो विसिनिटी मतलब उसके आसपास क्या फ्लक्स, किसके आसपास, किसके आसपास, कॉइल 1 के आसपास। तो फिर से एक बार देख लीजिए, इट इज अ मेजर ऑफ द पोर्शन ऑफ द फ्लक्स, ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ पोर्शन ऑफ द फ्लक्स दैट रीचेस कॉइल 2 विच इज इन द विसिनिटी ऑफ कॉइल 1। यानी कि कॉइल 1 के पास में, कॉइल 1 के आसपास जो फ्लक्स होगा वो कॉइल 2 में जाएगा, 2 में जाएगा, उसके मेजरमेंट को कितना गया है ना, कॉइल 2 में कितना फ्लक्स गया, उसी के मेजरमेंट को, उसी के मेजर को क्या कहेंगे, कैपिटल के कोएफिशिएंट ऑफ, क्या बोलेंगे, कपलिंग, ठीक है, या तो कपलिंग फैक्टर। देख लीजिए, इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी हम देखेंगे। सो के मैक्सिमम देन एम मैक्सिमम, के मैक्सिमम देन एम। अब कैसे सर, देखिए, एम मतलब क्या, म्यूचुअल। अगर आप दोस्त पास पास में हो, अगर आप दोस्त पास पास में हो तो क्या बातें करोगे, बिल्कुल, आप तो क्लास में बैठ के भी बातें करते हो। अगर आप दोस्त बहुत दूर दूर हो तो आपके बीच में कांटेक्ट ही नहीं है, तो क्या आपका एम है, नहीं है, जीरो है, नियरली इक्वल टू जीरो। मैं बता चुका हूं इस चीज के बारे में। सो एम यहां पे क्या है, ज्यादा है, यहां पे एम क्या है, मिनिमम है, एम क्या है, मिनिमम है, कितना, नियरली इक्वल टू जीरो। यहां एम मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डी मिनिमम है। क्या बात समझ में आई, अरे वाह क्या बात है सर। यानी कि कॉइल 1 के आसपास, ठीक है, कॉइल 1 के आसपास जो भी फ्लक्स बनेगा वो कॉइल 2 में जाएगा, और उसी के मेजरमेंट को कितना कॉइल 2 में फ्लक्स गया है जो कॉइल 1 के पास में था,
उसी को तो हम क्या कहेंगे, के कहेंगे। इसका मतलब अगर दो कॉइल पास में है तो के भी तो ज़्यादा बनेगा सर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स कॉइल 2 में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कॉइल 2 की बात करते हैं। सो यहाँ पे जितना भी फ्लक्स है सर ये तो बहुत दूर है, ये तो सर बहुत दूर है, यानी इन दो कॉइल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। सो इसमें जो भी फ्लक्स बनेगा वो तो यहाँ पे बहुत कम जाएगा, यानी कि यहाँ पे m क्या हो गया, मिनिमम, यानी कि इनका कपलिंग फैक्टर बहुत कम होगा सर। इसका मतलब ये याद कर लो, इसका मतलब ये क्या बताया मैंने, अगर दो कॉइल पास में है, कॉइल 1 में जितना फ्लक्स बनेगा, कॉइल 1 में जितना आसपास फ्लक्स होगा वो कॉइल 2 में जाएगा। उसके मेजरमेंट को, यानी कॉइल 2 में कितना फ्लक्स गया है कॉइल 1 के द्वारा, इसी को हम कहेंगे के, दैट इज अ कपलिंग फैक्टर। ठीक है, और डी मिनिमम मैंने डायग्राम से आपको बता दिया। डी क्या है, डी भी द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल। ओके, सो देख लीजिए, थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली चीजों को जाएंगे, डेरिवेशन के फॉर्म में देखेंगे। सो ये देखिए 2 क्या है, आप बोलेंगे 2 क्या है सर, 2 भी द सेकेंडरी, और ये पहला क्या है, प्राइमरी कॉइल। मैंने आपको बता दिया कि पहला कौन है, प्राइमरी कॉइल। ओके, छोटी छोटी चीजें मैं कवर करते चलूंगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमको पता है कि कैपिटल एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ई, है ना, पता है ना कि नहीं पता है, पता है सर। ई इक्वल टू आपने बताया था, इन मैग्नीट्यूड फॉर्मूला पढ़ाया था सर। इन मैग्नीट्यूड क्या था, ई इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, ई इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। सो ये तो आपने पढ़ा चुके हैं सर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं किससे जा रहा है, अरे बाबा किससे जा रहा है, सेकेंडरी में जा रहा है प्राइमरी से। इसका मतलब सर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपको जैसे कि पता है, क्या पता है आपको, बहुत कुछ पता चल गया अब तो आपको पता है कि E21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 phi 1। क्लियर, ओके। ये किसका कहाँ जा रहा है, फ्लक्स 1 सेकेंड में जा रहा है। ठीक है, यही है, यही चीजें सीखना था आपको। कैसे आई ये देखिए, एक्स्ट्रा डिटेल आपके लिए रही। ठीक है, तो देख लीजिए एक्स्ट्रा डिटेल, कहाँ से क्या जा रहा है, किस में जा रहा है। फिर से एक बार डायग्राम को देख लीजिए, या फिर यहीं पे डायग्राम देखिए, ये यहाँ पे डायग्राम देखिए, बता देता हूँ। ये देखिए आपका कॉइल 1 पास में है इस बार, ठीक है, पास वाले एग्जाम्पल में ही आपका एम रहेगा। तो कॉइल 2, तो यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे जो भी फ्लक्स होगा वो यहाँ जाएगा। किसके टर्न में, ये जितने भी टर्न लगाए ना मैंने यहाँ पे, ये टर्न्स है, जितने भी वाइंडिंग है यहाँ, तो यहाँ नहीं ऐसे ही आना चाहिए था, कि ये तो डायरेक्टली रहेगा इस पर। ठीक है, सो आप थ्योरेटिकली चीजों को रीड कर दीजिए। वेयर E21 इज इंड्यूस EMF, इट इज अ इंड्यूस EMF प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल 2 ड्यू टू द पोर्शन ऑफ फ्लक्स फ्रॉम कॉइल 1। यानी कि कॉइल 1 से जितना भी फ्लक्स आया है, कुछ पोर्शन यहाँ पे गया है इनके टर्न्स में, जिसके कारण E2 बना है, क्योंकि फ्लक्स के कारण ही तो EMF बनेगा। ओके, सो यही है। तो ये थ्योरेटिकली चीज़ों को मैंने डायग्राम से बता दिया। वीडियो को रिवर्स करके एक बार देख सकते हो। अगर चीज़ें फास्ट हो रही हो तो वीडियो को आप स्लो डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। सो यहाँ पे हमने चीज़ों को और सिंप्लीफाई किया है। क्या किया है, हमको पता है कि phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1। ओके, N1। ओके, सो यहाँ से हमने चीज़ों को कंपेयर कर लिया। phi की जगह पे मैंने N डाल दिया, फॉर्मूले को बढ़ा दिया, आपका फॉर्मूला ऐसा दिखेगा, ऐसा ही बनेगा। सो मैं बोल सकता हूं कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, और N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L। ये हुआ आपका फॉर्मूला आज का। नोट कर लीजिए इस चीज को, बहुत काम आएगा आपको न्यूमेरिकल में। ठीक है, कपलिंग फैक्टर के न्यूमेरिकल एग्जाम में रहते हैं और यही क्वेश्चन आपको तंग करते हैं। सो इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ जाएंगे और टॉपिक को बढ़ाएंगे कुछ नए तरीके से। सो आपको m के टर्म में फॉर्मूला याद रखना है। m इक्वल टू क्या होगा, k अंडर रूट L1 L2। कैसे बना, इस चीज को आप डेरिवेशन को खुद से ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके आप बताइए कि सर हमें ये नहीं आया, आप एक बार और बता दीजिए। चलिए, सभी चीजें डिराइव करके दी है मैंने, अगर कोई डाउट हो तो पूछना आपका काम है। सो यहाँ पे मैंने जो दिया है वो चीज देख लीजिए। ये जो k होता है, ठीक है, ये k जो होता है 0 से बड़ा होगा।
इस चीज़ के लिए। अगर ज़ीरो हो जाएगा तो सर, ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा तो म्यूचुअल नहीं होगा, म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा तो बहुत दूर होंगे कॉइल। फार अवे के लिए होता है, अगर दो कॉइल बहुत दूर दूर है, ये कॉइल 1 और ये कॉइल 2, तो एम क्या होगा, जीरो, बताया था मैंने। ठीक है, देख लीजिए केसेस। के इज यूजुअली लेस दैन यूनिटी, के इज यूजुअली लेस दैन यूनिटी। तो मैं ले लेता हूं, अगर के 1 हुआ तो क्या हुआ, अगर के 1 हुआ तो देख लीजिए, अगर के यहाँ पे मैंने 1 ले लिया तो 1 हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो L1 इंटू L2 बन जाएगा। सो K इज यूजुअली लेस दैन यूनिटी इफ K इक्वल टू 1 देन टू कॉइल्स आर परफेक्टली कपल्ड, दैट इज दिस। K का 1 होना मतलब क्या, K का 1 होना मतलब यहाँ पे K 1 है क्या, नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है। सो अगर 1 हो गया तो ये आपस में क्या होंगे, ऐसे 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 मिल जाएंगे। देखिए डायग्राम अच्छी बनी है। ठीक है, सो यहाँ पे K क्या है 1, यानी M इक्वल टू क्या हो रहा होगा यहाँ पे L1 L2। नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं, अगर, ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम की, अगर एयर गैप ज्यादा है, सो देख सकते हैं आप, ऐसे डायग्राम में कई बार बना चुका हूं। एयर बैग गैप ज्यादा है तो यहाँ पे M क्या होगा, वैल्यू आप पुट कर देंगे, वैल्यू आप पुट कर देंगे। सो यहाँ पे K की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, M की वैल्यू बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका बता रहा है केस नंबर 2 से या फिर केस नंबर B से। तो चलिए लास्ट केस देखते हैं। अगर K इक्वल टू 0 है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग नहीं है। तो कपलिंग नहीं है मतलब क्या, M भी नहीं है, कॉइल 1 और कॉइल 2 आजू बाजू नहीं है। यहाँ मैं प्राइमरी से शो कर रहा हूँ, ये कॉइल आपका 1 है, ये कॉइल आपका 2 है। ओके, सो इस तरीके से 3 केसेस बनती है, आप इसकी थ्योरी को देख लीजिए। सो अगर K की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है, सो दे आर टाइटली कपल्ड। ठीक है, और अगर K की वैल्यू, ठीक है, अगर K की वैल्यू 0.5 है, यानी K की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, सो दे आर लूजली कपल्ड। और लास्ट में इफ L1 इक्वल टू L2 देन द कॉइल विद सेल्फ इंडक्टेंस, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, L। लास्ट फॉर्मूला, आखिरी फॉर्मूला नोट कर लीजिए, काम का फॉर्मूला आपके। अगर K आपको नहीं दिया हो तो कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग सेकेंडरी कॉइल अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग प्राइमरी कॉइल। ओके, चलिए देखते हैं एक बार हमने चीज़ों को क्या क्या पढ़ा है, देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट था कि अगर मैक्सिमम है सो M भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं एक बार इनको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या बताया। अगर K यहाँ पे मैक्सिमम है सो M क्या होगा, मैक्सिमम। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।